हेलो एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। सो हम जिस नॉवल के बारे में बात करने जा रहे हैं, इनके जो राइटर हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में उनको डिस्कस कर ली है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, चार्ल्स डिकन्स। आज हम इनका जो नॉवल रीड करेंगे वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्यों लिखा गया, क्या रीज़न था। जो चार्ल्स डिकन्स हैं वो इस बात के लिए बहुत फेमस हैं कि अगर ये अपने किसी वर्क का नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई अथेंटिक रीज़न होता है। ऐसे ही नहीं कोई भी नाम उठा के रख देते ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टेल का मतलब हो गया स्टोरी ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानी है। अब दो शहर कौन से हैं वो तो अगर हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके अंदर लंदन एंड पेरिस दो शहरों के बारे में बताया गया, यानी उन दोनों शहरों की जो स्टोरी है वो पैरेलल दिखाई गई है। टाइटल में हमें डबलनेस दिखाया जाएगा, पैरेललिज्म दिखाया जाएगा, यानी कि ऐसी चीज़ जो साथ साथ दो चीज़ें एक साथ साथ चलना, वो दिखाया जाएगा। फिर टाइटल पे हमें टाइम और पीरियड की इम्पोर्टेंस को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है जो टाइटल है हमें, क्योंकि जब इसकी ओपनिंग हो रही है फर्स्ट चैप्टर की टेक्स्ट में तो वो कह रहा है इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द मोस्ट ऑफ द टाइम। वो देखें, टाइम को भी वो मेंशन कर रहा है इसमें। उसके अलावा इसके अंदर हमें दो हिस्ट्रीज नज़र आएंगी इस नावल के अंदर। एक बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन नावल के अंदर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी हमें ये पता कैसे चला कि इसके अंदर कौन से शहर, ये मतलब लंदन और पेरिस जो हम बात करेंगे, कैसे हमें पता चला। तो जो फर्स्ट चैप्टर की जब ओपनिंग हो रही है तो वो मेंशन करते हैं इसमें सिटीज़ को इस तरह, दे आर द बिग सिटीज़ इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। क्या कह रहे हैं? दे आर द बिग सिटीज़ इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड को उसने डिस्कस किया है, मेंशन किया है टेक्स्ट में। तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस एंड इंग्लैंड का कैपिटल लंदन। तो वहाँ से हमें पता चलता है, ये दो लफ्ज़ हमने उठाए कि लंदन और पेरिस का डिस्कस कर रहा है वो। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई वो तो हुई फ्रांस में। ठीक हो गया। फ्रांस के करीब था, बहुत क्लोज इंग्लैंड। तो अब वो इस नावल में ये भी बता रहा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई है उसका इम्पैक्ट इंग्लैंड में कहाँ किस हद तक पड़ा, यानी कि यहाँ पे कंपैरेटिवली वो स्टडी कर रहा है। इसीलिए मैंने ऊपर पैरेललिज्म का नाम भी बताया आपको। और ये बात बहुत एक जर्नल से अथेंटिक बात है। मैं फॉर एग्जांपल, अगर हम एक चीज़, एक ब्लास्ट कर रहे हैं एक बिल्डिंग पे, वो हिट कर रहे हैं, तो वो जस्ट वो एक बिल्डिंग ही हिट नहीं होगी। अगर वहाँ पे ब्लास्ट होगा तो उसके साथ लेफ़्ट पे राइट पे जो बिल्डिंग्स हैं या जो लोग हैं वो भी हिट करेंगे। ठीक है, उन पे भी इफ़ेक्ट होगा। यही उन्होंने बताया है कि बेशक फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक इंग्लैंड में भी हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसके थोड़े से की फैक्ट्स पे बात करते हैं कि ये कब लिखा गया नावल। जी 1859 में लंदन के अंदर लिखा गया, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। इस नावल की लैंग्वेज इंग्लिश है। इनके जो पब्लिशर हैं वो चैपमैन एंड हॉल, दो पब्लिशर्स हैं इनके। अगर हम देखा जाए इसका सेटिंग टाइम नावल में, अगर नावल की तरफ से हम जो डेट हमें शो की गई है वो ये है, 1775 से लेके 1793 का टाइम पीरियड हमें दिखाया गया है। यानी इसी टाइम पीरियड के दौरान 1775 से 1793 का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के दौरान 1789 14 जुलाई को फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई थी और ये ख़त्म हुई है 9 नवंबर 1799 को। अब इसके अंदर हम ये बात करें कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है नावल पूरे में, तो वो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। और जो इस नावल की टोन है वो सेंटिमेंटल टोन है, सरकास्टिक टोन है, हॉरिफाइड टोन है, ग्रिम टोन है। अच्छा, ग्रिम टोन कहते हैं लाइक बहुत ज़्यादा सीरियस होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, हैप्पीनेस वाला एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, उस राइटिंग के अंदर, उसको ग्रिम राइटिंग भी कहा जाता है। उसके बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटैगोनिस्ट कौन है इसके अंदर, कौन से दो प्रोटैगोनिस्ट हैं। यानी दो करेक्टर्स हैं, चार्ल्स डार्ने, सिडनी कॉट। इन दो राइटर्स में से हमने पॉइंट्स के साथ, कोटेशंस के साथ हमें प्रूव करना होगा कि इन दोनों में से प्रोटैगोनिस्ट कौन है।
वैसे तो जहाँ तक मैंने रीड किया है, सिडनी कॉट काफ़ी हद तक पता चलता है प्रोटैगनिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत वर्क किया है इसके अंदर। बहुत से इवेंट्स आएंगे इस तरह आप पढ़ेंगे जब। लेकिन वैसे दोनों प्रोटैगनिस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं जी इनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। द स्टोरी इज सेट इन द लेट 18th सेंचुरी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी ये स्टोरी सेट हुई थी 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड पे। लेकिन अगर हम इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखी गई है ये जो स्टोरी है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 1789 को और ये ख़त्म हुई थी 9 नवंबर 1799 को। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पीरियड था वो क्यों था, क्या रीज़न था। तो वो हम डिस्कस करेंगे। The French Revolution was a period of major social upheaval that began in 1787 and ended in 1799. It sought to completely change the relationship between the rulers and those they governed and to redefine the nature of political power. So, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो लिटरेचर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो यूरोप के इंटेलेक्चुअल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। इसके अंदर वर्ड्सवर्थ भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट्स आ जाते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि वो इंस्पायर होते थे और इस लिहाज से उन्होंने राइटिंग लिखना शुरू की। यानी कि वो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा, उन्होंने देखा, उन्होंने सुना इस बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी। इसलिए यूरोप के इंटेलेक्चुअल्स पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इनके इंटेलेक्चुअल्स पे। अब अगर हम बात करें कि फ़्रांस को क्या हुआ था, मतलब क्यों वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो जो फ्रांस था उसकी सोसाइटी को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया। ठीक है। अब जो उनका फर्स्ट सेगमेंट था वो क्लर्जी का था। क्लर्जी मीन्स के चर्च के लोगों को बहुत ज़्यादा रॉयल समझा जाता था उस टाइम पे, तो उन्हें क्लर्जी भी कहा जाता है। उसके बाद मोबिलिटीज़ दूसरा सेगमेंट था। इसके अंदर हमारे पास सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, जैसा कि किंग, उनके आसपास के लोग, जैसे वो कहते हैं ना ये उनके खास वज़ीर हैं, ये और हैं, मतलब आसपास के ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा किंग के करीब होते हैं वो मोबिलिटीज़ में आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ आ जाती हैं। जो थर्ड सेगमेंट था वो था आम आवाम का, स्पेशली पेजेंट यानी किसान का। तो जो थर्ड स्टेट थी उसके अंदर 90% किसान थे। अब होता ये था कि जो मुल्क में जितना भी टैक्स होता था वो सारा किसान पे करते थे, ना तो वो मोबिलिटीज़ पे करते थे, ना वो क्लर्जी पे करते थे, किसान पे करते थे। अब किसान तो वैसे भी लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, मोबिलिटीज़ और क्लर्जी के पास बहुत पैसा होता था, उसके बावजूद ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे। तो किसानों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी टैक्स पे करने के लिए, ज़्यादा काम करना, अपने आप को एक हद तक इन्वॉल्व कर दिया किसानों ने कि हम टैक्स पे कर सकें। लेकिन जो कि वहाँ पे मुल्क के जो बादशाह थे या उनके जो इर्द-गिर्द के लोग थे, उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं थी कि हमारी आवाम किस चीज़ से सफ़र कर रही है, किस चीज़ से परेशान हो रही है, क्या मुश्किलात हैं उनको। वो अपनी आसाइशियों में लगे हुए थे या फिर जंगें लड़ने पे मसरूफ़ थे। यानी कि उस टाइम पीरियड में जो किंग होते थे उनको जंगें लड़ने का बहुत शौक होता था, और यही एक रीज़न था कि फ़्रांस और ब्रिटेन के पास बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ थी, लेकिन जंग लड़ लड़ के फ़्रांस के पास कॉलोनीज़ एक हद तक बहुत कम रह गई। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू है, मैं थोड़ी देर तक अपलोड वो भी कर दूँगी। ये पार्ट 1 था स्टोरी का, अभी आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ आ गई हो। अगर आप कुछ अलग से ऐसा टॉपिक समझना चाह रहे हैं मेरे से, तो आप वो भी मुझे बता दें कमेंट करके, मैं वो भी आपको बता दूँगी, बना के उसकी वीडियो अपलोड जल्दी कर दूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है तो सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को भी, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं यूट्यूब की भी। तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों तक पहुंच सके और आपकी मतलब अच्छी सी तैयारी हो सके जो आपके एग्ज़ाम्स आगे अपकमिंग डेज़ में आने वाले हैं। सो थैंक यू। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।